बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बुशरा बेगम ने पीटीआई को टेक ओवर कर दिया हुआ है और वो समझ रही है कि मेरे पास इतनी कुव्वत है कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगी और इमरान खान को आज़ाद करवा के वापस ले जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए 12:30 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, उसमें उन्होंने पूरी कहानी खोल के रख दी है। अब सूरत ये है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे दो मुतहारब कुव्वतें आमने सामने हैं। अब चार्ज जो है पुलिस पीछे हट गई है। संगानी और जो 26 नंबर चुंगी है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जो मिलाने वाला पॉइंट है, वहां पे एक तरह से आप कहने की झड़पें हो रही हैं और मोहसिन नकवी ने एक बड़ी धमकी भी दे दी है। ये पीटीआई वालों की नाहकमत अंदेशी है या फिर गैर सियासी रवैया है इनका, जिसकी वजह से हालात जो है ये बिगड़े हैं। अब जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, ये बड़ी मानी खेज इनकी जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और मौजू है कि जनाब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और 9 रुकनी बेंच की मंजूरी दे दी गई 2 माह के लिए। 2 माह बाद दोबारा इजलास होगा जुडिशल कमीशन का, जिसमें दोबारा मामले को देखा जाएगा। सरदस्त जो है वो मोहम्मद करीम खान आगा साहब जो है मिस्टर जस्टिस, जिन्हें के आगा भी कहा जाता है, वो इस आईनी बेंच के सरबराह होंगे। के आगा साहब जो है पीटीआई के दौर में, जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और अदलिया के आले नाल थे, तो उनके दौर में ये ज़ेरे ताब भी रहे के आगा साहब। ये ज़ेरे ताब क्यों रहे, इस पर बात करते हैं। ये पहले तो देखने में जुडिशल इजलास हुआ है तो उसमें 2 अरकान जो थे पीटीआई के साथ जिनका ताल्लुक था, शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, 2 बजे तक वो राब्ते में रहे। 1 बजे इजलास था, वो नहीं आए, फिर नहीं आए, फिर 3 बजे तक वो इंतजार करते रहे। तो उसके बाद उन्होंने फिर इजलास जो है वो इनके बगैर ही बुला लिया। 17 रुकनी जो है जुडिशल कमीशन है जो हाई कोर्ट से मुतल्लक मामला को देखता है, तो ये दोनों बंदे उसमें से गायब थे, नहीं आए। गैर जिम्मेदारी कह लें या हालात का जबर कह लें, जो भी आप समझ लें, ये दोनों नहीं आए। तो फिर वहां जो है वो इख्तलाफ हो गया पार्टियों के दरमियान। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो, और फिर याहिया अफरीदी साहब, ये लोग जो हैं, ये यानी 4 लोग जो थे, इन्होंने मुखालफत की। जो दीगर लोग थे उन्होंने जो नामों के ऊपर जो मामला हो गया था, तो फिर ये 11-4 से ये फैसला हुआ है। जो ये बेंच 9 रुकनी बनाया गया और के आगा साहब जो उसके सरबराह हैं। अच्छा, के आगा साहब जो है ये पीपल्स पार्टी के दौर में प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के। आपको याद होगा पनामा केस की समाअत करने वाला जो बेंच था आसिफ सईद खोसा की सरबराही में, जिसने नवाज शरीफ को नाअहल किया था, तो वहां ये मामला आया था और बेंच ने इस बात पे बड़ा नाराज हुआ था बेंच कि जनाब ये जो हदैबिया पेपर मिल वाला केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की जो दरखास्त है वो मंजूर होगी हुई है, तो नैब ने उसके खिलाफ अपील क्यों फाइल नहीं की। अच्छा, वो मामला ये था कि मुशर्रफ के दौर में जब ये गए हैं जलावतन हुए, तो उसके बाद इन्होंने की तहकीक की हदैबिया पेपर मिल के हवाले से, तो वो बंद होगी। बाद में फिर वो कोई शवाहद नहीं मिले। तो जब ये वापस आए हैं जलावतन काट के, पहले बेनजीर साहब आई हैं, फिर नवाज शरीफ साहब आए, जब ये फैमिली वापस आई है तो वो केस जो है वो रीओपन करने की कोशिश की गई, वो रेफरेंस इंक्वायरी दोबारा खोलने की कोशिश की गई। तो फिर उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट में इसका फैसला जो है वो शरीफ फैमिली के हक में आया और फैसला देने वालों में, जजों में, 3 जजों में से एक जज थे फरख इरफान खान साहब। उस वक्त के आगा साहब जो है ये प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे और इनके एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक नोट लिख के भेजा कि जब 3 जजों का फैसला है, तो वैसे भी कुछ लोग जो हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस था वो वफात पा चुके हो गए हैं, तो लग रहा है ये इंतकामी कार्रवाई है, तो कोई कानूनी नुक्ता ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि अपील फाइल की जाए। तो के आगा साहब ने उसकी मंजूरी दे दी कि जनाब ये अपील जो है ये फाइल नहीं की जाएगी। अपील फाइल ना हुई तो उसके कई साल बाद जो है यानी टाइम बार्ड हो गया, तो ये पनामा वालों ने कहा नहीं जनाब आप अपील फाइल करें। इन्होंने फिर अपील फाइल कर दी। जब अपील फाइल कर दी तो वो जाके लग गई काजी साहब के बेंच में, और काजी साहब ने वाले बेंच ने वो अपील जो है वो टाइम बार्ड डिक्लेयर करके मुस्तरद कर दी।
उनका जनाब नहीं, ये तो सीधा तलवार लटका के रख दे गल कोई तरीका है। 2000 का केस है, तुम सन 2000 का हूँ तुम आके वो खिलाफ अपील फाइल करते पे हो, नहीं भाई वो डिसमिस होगी। अच्छा, उसके बाद ये काजी साहब के पीछे पड़ गए, उनके खिलाफ ये एक रेफरेंस भेज दिया, और फिर फर्रुख इरफान खान साहब जिन्होंने इनके हक में फैसला दिया था, उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया। अच्छा, उनके साथ वो तो खैर रिजाइन कर गए थे, उनकी बड़ी तूतु महमा हो गई थी साकम सार साहब के साथ, तो काजी साहब ने अपना केस फाइट किया। तो उसके साथ ही के आगा साहब जो है, जो प्रोसिक्यूटर थे, जिन्होंने कहा था कि अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है उस वक्त, तो उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस चला गया। उस वक्त तक वो सिंध हाई कोर्ट के जज बन चुके हुए थे। अब उनके खिलाफ रेफरेंस चल गया जनाब, उनके पास दोहरी शहरियत है, तो आईनी तौर पे तो कोई पाबंदी नहीं है दोहरी शहरियत की कि ये बरतानिया के शहरी भी हैं और पाकिस्तान के शहरी भी हैं। तो हम इन वाला जो रेफरेंस था ना, वो फिर मेरा ख्याल वो वापस हो गया था। लेकिन अब वही साहब जो है, ये अब आईनी बेंच के सरबरा जो है ये मुकर्रर हुए हैं के आगा साहब। और दूसरी तरफ जो हम बात करेंगे, जो 2-3 दिन से बड़ा रौला चला पड़ा हुआ, बल्कि कई दिनों से रौला पड़ा हुआ है कि ना वो आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बाकी सूबे से तो कोई बंदा नहीं निकला, ये बात क्लियर है, आपने भी देखा है। इनका सोशल मीडिया भी नहीं दिखा सका, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी नहीं दिखा सका। वहां से एक आया है बड़ा काफिला, वाकई वो बड़ा काफिला है, अली मिन गंडापुर साहब की आदत करते हुए आ रहे थे। उसकी रास्ते में बीच बीच में बुशरा बेगम जो है वो भी खिताब करती रही है। तो कल जो हुआ है मामला, कल ये हुआ कि गंडापुर साहब, जैसा कि मैंने अपने पिछली व्लॉग में कहा था, कि वो शायद जो है ना इसको घुमाते रहे, वो एक आध दिन जो है और ले इस्लामाबाद आने के लिए, क्योंकि जो बेलारूस का वफद आया हुआ है, सदर यहाँ आए हुए हैं, मे भी वो उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। और मैं कह रहा था ये हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग भी हो गंडापुर के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, फिर बाद में देख लेंगे सर दस्त इसको तरह लटका के रखो। तो उनकी जो कोशिश थी लटकाने वाली, गुज़श्ता रोज जब वो चले हैं, पड़ाव जहाँ डाला हुआ था वहां से जब निकलना था उन्होंने, तो वो अभी कह रहे थे जरा फ्रेश फ्रूश हो लें, ताज़ा दम हो लें, आगे बड़ी रुकावटें हैं, तो मसला गड़बड़ हो जाए ना, तो बच्चे बड़े थके हुए हैं, इनको जरा ताज़ा दम हो लेने दें। लेकिन बुशरा बेगम साहबा जो है, उन्होंने उनकी जो कोशिश है ना, ये एक तरह से आप कह लें नाकाम बना दी। उन्होंने खुद कमान जो है, ये जो आ रहा था जत्था शरपसंदों का, या जो कह लें आप उनका जो एहतजाजी रैली कह लें, आप जो भी नाम देना चाहें उसको, वो उसकी क़यादत उन्होंने खुद संभाल ली। वहां उन्होंने खिताब भी किया, और उन्होंने जनाब चले निकले, देर हो रही है, और वहां जो कारकुन है वो कह रहे थे ना अडियाला निकलना है, अडियाला निकलना है, अडियाला जाना है, अडियाला जाना है। इन्होंने कहा चले चले, ऐसे करके ना इशारा करके उनके चलो जो निकले। अली मिन गंडापुर की रजामंदी के बगैर या मुखालफत के बावजूद ये काफिले की क़यादत करना शुरू कर दी और निकल पड़ी इस्लामाबाद की तरफ से। उसके बाद फिर अटक तक जो मामला हुए हैं, ये बहरहाल अटक पहुंच गए, और अटक में मुजाहमत की पुलिस ने जिस हद तक की जा सकती थी, वहां रेंजर्स तैनात नहीं है। अटक तो पंजाब का पहला जिला है ना, वहां तो पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसी है इन लोगों को रोकने के लिए जो बनाई गई थी, उसके मुताबिक पुलिस ने एक्ट करना था। तो बहरहाल उन्होंने, पुलिस ने कुछ देर मुजाहमत की, कुछ देर क्या बल्कि कई घंटे मुजाहमत की। दूसरी तरफ से दबाव बढ़ता रहा, और ये भी पुलिस को हदायत थी जनाब कि कोई जानी नुकसान ना हो जाए, और पुलिस थी भी गैर मुसल्लह। इनके पास अगर उस तरफ से दूसरी तरफ से गोली आ रही है, तो उस गोली का जवाब देने के लिए या अपने दिफा में गोली चलाने का ना इख्तियार था ना गोली थी इनके पास। इनके पास तो रबड़ की गोलियां थी जो ये फायर कर रहे थे, या फिर आंसू गैस थी, उसके अलावा तो इनके पास था ही कुछ नहीं। दूसरी तरफ से दबाव बढ़ता गया, पुरतशद्दद अंदाज में वो आगे आए, कंटेनर स्टेनर भी इन्होंने हटाए, और वहां अटक के हकला इंटरचेंज पे बुलवाइयों के हाथों जो एक पुलिस कांस्टेबल है मोहम्मद मुबशिर बलाल साहब, वो शहीद भी हो जाते हैं तशद्दुद से। उनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, और उन्होंने 2 बेटी हैं उनकी, एक बेटा है, तो उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। बहरहाल ये दुख की बात है कि बलवाइयों के हाथों एक बंदा जो है वो शहीद हुआ है पुलिस का। ना सिर्फ ये बल्कि 119 पुलिस वाले जो है ना वो जख्मी हुए हैं, कुछ तशद्दुद से और कुछ फायरिंग से। 9 जो है उनकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। एक एसपी साहब के सर में गोली लगी है, जैसे दहशतगर्द वारदात नहीं करते उस तरह की वारदात डाली गई है, गोलियां मारी गई हैं, मियावाली में फायरिंग हुई है। ये सारे वाकयात जो हैं
ये मुकदमे वगैरह दर्ज हो रहे हैं और जो उनमें नामजद किए जा रहे हैं ना, उनमें इमरान खान साहब को भी नामजद किया जा रहा है, अली अमीन गंडापुर को भी नामजद किया जा रहा है, बुशरा बेगम को भी नामजद किया जा रहा है। ये जो कत्ल वाला मुकदमा है इसमें भी इन सबको नामजद जो है वो किया गया है। और जो अलीमा खान है, जो उनकी बहन है इमरान खान की, उनको भी नामजद किया गया कि जिन लोगों ने ये कॉल दी है, वजीर दाखिला कहते हैं, और कॉल को फिर उसको पजीराई बख्शी है और एंडोर्स किया है और उसमें अमल किया है, उन सबको इसका जिम्मेदार ठहराया गया है इस दहशतगर्दी के वाकयात की। अच्छा, दहशतगर्दी हो रही है, फायरिंग हो रही है, तशद्दुद का निशाना पुलिस एहलकारों को बनाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, ये तो हो रहा है पीटीआई की तरफ से। लेकिन जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहब हैं, वो जो ट्वीट कर रही है, वो जो रियासत है उस पर इल्जाम कर रही है। उन्होंने जो ट्वीट किया है, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने, एक पोस्टर सा है और उसमें इमरान खान के मुंह को बांधा जा रहा है, तो उसमें कहते हैं जनाब ये फौज की हुकूमत और जो मूंछों वाला इसमें चीज है, तो उसकी तरफ वो निशानदेही करती हैं। तो दूसरा, इसी तरह जो एमपी हैं बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट किम जॉनसन, पहले भी उन्होंने खत लिखा था ये इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती, अब एक मरतबा फिर उन्होंने अपने वजीर खारजा को खत लिखा है और उसको ट्वीट भी किया उन्होंने, और वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो रियासती जबर हो रहा है ना इस वक्त, उसके खिलाफ जो है वजीर खारजा को वो कह रहे हैं, अपनी हुकूमत को कह रहे हैं आप आवाज बुलंद करें। ये हो रहा है, बाहर से इनको इस तरह जो है एक तरह से कुमक मिल रही है अखलाकी तौर पे या हुकूमत प्रेशर डालने के लिए, जिस तरह भी है। वैसे भी इन्होंने यूरोप में और अमेरिका में जो मुजाहरे किए हैं पीटीआई वालों ने, उसमें यही तासर दिया, उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान में जनाब रियासती जबर के तहत बुनियादी हकूक जो इंसानों के वो गसब किए जा रहे हैं और हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है पीटीआई वालों के ऊपर। बहरहाल जो जिक्र मैं कर रहा था, ये जो लेके आ रहे हैं काफिला और इस्लामाबाद की हदूद में ये दाखिल हो गया हुआ है इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो हालात बहरहाल वहाँ कशीदे हैं। तो उसके बाद ये खबर आई कि जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान जो इनके चेयरमैन है पीटीआई के, और बैरिस्टर साहब मिलने गए हैं जनाब इमरान खान से जेल में। जाहिर है किसी ने उनको भेजा है, इंतजाम करवाया, जेल के दरवाजे खुलवाए गए, वो मिलके आए। जब बाहर निकले तो साफियों ने पूछा बैरिस्टर गौहर से कि जनाब क्या बात हुई है, क्या वो कॉल ऑफ कर रहे हैं आप जो धरने की कॉल है? तो उन्होंने कहा वो कॉल शाल तो नहीं, कॉल ऑफ तो नहीं कर रहे, धरना तो जारी रहेगा, लेकिन उनका फिर मुज़ाकरात उनका वो चलते रहेंगे। यानी तासर ये दिया कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत ने इन्हें कहा था, जो बाद में जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने जो कहा है, बहरहाल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊँगा तो मैं ये सूरत जो आपके सामने रखूँगा। तो वो फिर वो आए हैं, आने के बाद वो सैफ साहब जो है वो चले गए हैं वहाँ धरने में, वहाँ बुशरा बेगम वाले काफिले में वापस, और फिर वहाँ जाकर बातचीत हुई होगी। तो अब जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने ये कहा कि ना हमने इन्हें कहा था कि आप ना इस्लामाबाद में हमने दाखिल नहीं होने देना, आप संगजानी चले जाए और डीसी को दरखास्त दें तो वो आपको मंजूरी दे देगा वहाँ एहतजाज की, जैसे पहले दी गई थी। तो बहरहाल फिर उसके बाद बात नहीं बनी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शाम 6 बजे जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी डी चौक में। फिर ये पैगाम आया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी हो गई है, और पता ये चला कि जनाब कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं मिनिस्टर्स इनक्लेव में। तो वहाँ वो कह रहे हैं जनाब के एजाज सादिक साहब भी थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा मैं कोई नहीं थे, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमीर मुकाम थे और ये जो साहबान है राना सनाउल्लाह थे, और पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर का ये नाम लिया जा रहा है कि वो थे। लेकिन वो हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। वो क्यों कह रहे हैं? बहरहाल उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जनाब ये लाशें चाहते हैं, हमारे लिए आसान था कि फायरिंग का जवाब जो है वो फायरिंग से देते। मियाँ वाली में भी इन्होंने फायरिंग की है, तो अगर हम फायरिंग करते तो 5 मिनट में सारा मैदान जो है वो खाली हो जाना था। और वैसे भी हमारे पास दफा का हक है, अगर हमारे ऊपर फायरिंग होती है तो हम अपने बचाव के लिए फायरिंग ही करेंगे ना आगे से। उन्होंने कहा जनाब सब्र का मुजाहरा किया है हमने अब तक, लेकिन एक लाइन होती है जिसके बाद अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करना होता है। यानी उन्होंने ये कहा कि अब अगर गोली शोली चली तो उसका जवाब जो है वो फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया जाएगा। इस तरह की बात ये तासर
उनकी गुफ्तगू से मिला। उसके बाद ये हुआ कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो रात को तकरीबन 10:45 पे दोबारा अडयाला जेल जाते हैं और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होती है इमरान खान के साथ। ऐसी खबरें भी आई कि शायद इमरान खान ने को पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया, वो पता चला ऐसा कोई पैगाम शिगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया उन्होंने, तो वो यही बताने गए थे। अब मैं ये बताता हूँ असल बात यह है कि जो मुज़ाकरात नहीं ये कह रहे हैं मगर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। जो मेरी इत्तला है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीज हम अखज कर सकते हैं, जो बाद में 12:30 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर दाखिला ने, उससे तो इन्होंने उनको वार्न किया, खबरदार किया है कि देखे भाई, एक तो ये कि फैसला हो गया हुआ है कि आप डी चौक या इस्लामाबाद नहीं आ सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके लोगों ने फायरिंग शेयरिंग की है। अब यहां पे कोई रायत नहीं होनी, पीछे जो हो गया। गोली का जवाब जब गोली से ही दिया जाएगा। अब यहां कुछ हो गया तो फिर हमें ना कहिएगा। फिर वो गए हैं, गौर साहब जो है मिल के आए हैं। उसके बाद 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फिर इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि वहां से अप्रूवल हो गई थी संगजानी वाली कि ठीक है दरखास्त दे दो, संगजानी चले जाओ, जरूर इस्लामाबाद जाना। तो लेकिन वो फिर आगे जाके जो बात की है उन्होंने कहा हमें अभी तक कोई उन्होंने पैगाम नहीं दिया। हमने तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था जनाब कमेटी बनाए और इनके साथ मुज़ाकरात करें, वो हुक्म जो है वो अबे किया है। और आज 26 नवंबर को वो कहते हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे। हमारी लीगल टीम जो है वो जाके बताएगी जनाब हमने तो ये करने की कोशिश की है लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। अच्छा, आगे जाके वो ये कहते हैं कि वहां से अप्रूवल आ गई थी, जो मेरी इतला है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इमरान खान से ऊपर भी आ गया है जिसने मानने से इनकार कर दिया। संगजानी वाली बात जो है वो ये कह रहे हैं, और वो कौन साहब हो सकते हैं जो इमरान से भी ऊपर है, जो बात नहीं मान रहा? वो बुशरा बेगम है। और बुशरा बेगम की नाकबंदेशी कह लें या सियासी नातजर्बाकारी कह लें या फिर चालाकी या फिर अपनी ताकत का गलत अंदाजा जो उन्होंने लगाया है, उससे हालात बिगड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है वजीर दाखिला ने कि जनाब 245 का इस्तेमाल करना पड़ा, फौज को तलब करना पड़ा, वो भी आएगी। कर्फ्यू भी लगाना पड़ा ना, कर्फ्यू भी इस्लामाबाद में, वो भी लगा देंगे, लेकिन इनको नहीं आने देंगे। और फिर कर्फ्यू लग जाए और फौज आ जाए और फौज कंट्रोल संभाल ले, फिर जो आए वो जो हाई कोर्ट के कुछ इख्तियारात होते हैं 199 वाले, वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकते और बहुत सारे मिसाइल पैदा हो सकते हैं। और फिर गोली का जवाब गोली से। अब सूरत ये है, ये रात को 10:35 पे ना पहुंचते हैं 26 नंबर चुंगी पे या मोड़ पे। तो उस दौरान इनको पैगाम दिया जाता है गौहर अली खान साहब को कि भाई साहब, अब वो जो मैंने अर्ज किया कि मोहसिन नकवी ने कहा कि जनाब गोली का जवाब गोली से, इससे आगे नहीं, बस संगजानी तक जाने दे जाओ। तो उसके बाद फिर वो भागे इमरान खान के पास गए, लेकिन नई बात बनी। मोहसिन नकवी साहब की बातों से तो ऐसे ही लग रहा है रात को कोई और डेवलपमेंट हो जाए तो पता नहीं। तो वहां जो उसके बाद जो है सूरत हाल ऐसी हो गई है कि पुलिस जो है वो पहली लेयर पुलिस की होती थी, पुलिस को अब पीछे ले गए हैं और रेंजर जो है बराह रास्त सामने आ गई है। और ये भी पता चला है कि इनकी पीटीआई वालों की फायरिंग से रेंजर का एक एहलकार जो है वो जख्मी भी हुआ है। अब उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? क्या रेंजर वाले अपने जैसे पुलिस वाले हैं वो तो बेचारे नमाने से हैं, 8 बंदे शहीद हो गए, जनाब फलाने जलसा निकाला, रैली निकाली, एहतजाज किया, 6 बंदे शहीद हो गए जनाब, उनको बस मुआवजा देखे, उनकी जानों की कीमत ही नहीं है यार। अब रेंजर का जो एहलकार जख्मी हो उसके बाद जो रद्द-ए-अमल होगा वो रिएक्शन जो है वो शदीद होगा। और संगजानी में पता चला है कि एक तरह से झड़प हो रही है शेलिंग शुलिंग की, और दूसरी तरफ से जो भी उनके पास है। तो अब ये जो मोहसिन नकवी साहब की बात से उससे लग रहा है कि कोई रायत नहीं होनी। जो कल मैंने अर्ज किया था कि जनाब अगर इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की या जो तय हुआ था इनके साथ मामला तय पाए थे उन पे अमल ना किया तो फिर सख्ती होगी। तो अब मोहसिन नकवी साहब तो कर्फ्यू की बातें कर रहे हैं, फौज को बुलाने की बातें कर रहे हैं, और गोली का जवाब जो है वो
गोली से देने की बातें कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, अकल दे इन लोगों को, दोनों तरफ के लोग जो हैं। लेकिन जी अक चुकी ने ज्यादातर वो बुशरा बेगम ने चुकी है, और इस सारे मामले की जो भी होना उस जिम्मेदार बुशरा बेगम ने गलत अंदाजा लगाया है अपनी ताकत का। और वैसे पहले उन्होंने ये भी कहा था, मोहसिन नकवी ने इन लोगों को खबरदार किया था कि हमें मालूम है कि इसमें अफगान भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, हम टारगेटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उनको पकड़ने के लिए वो तमाम कार्रवाई की जा सकती है जो दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए की जानी चाहिए, और रियासत कर सकती है। ये भी धमकी उन्होंने दी है मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है, हम समझ रहे हैं कि शायद ना पता नहीं हमारे पास कितनी कुव्वत आ गई है, हम जो है वो फतह कर लेंगे इस्लामाबाद ना किसी ने फतह करन देना, फिर ना इन्हें तो होना, उल्टे इन्हें तो नुकसान ही होना। यानी अपनी पूरी ताकत ला के भी अगर ये अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते तो फिर की कहेंगे इनू, इस जेड़ सारी पूरी कार्रवाई में बेवकूफ़ी कहेंगे ना, एक गैर दानिशमंदाना इकदाम ही कहेंगे ना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाद के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।